3C जो है अभ्यास 3C ये कंप्लीट हो गया है। आज जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 3D, इसमें जो है हम घनमूल का जो व्यावहारिक जीवन में हमारे उपयोग है वो क्या है, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा है या हम इससे क्या क्या उपयोग ले सकते हैं या हमारे जीवन में जो है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानते हुए उससे प्रश्न कैसे कनेक्ट होंगे उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कोई भी भवन का निर्माण हो रहा है, कोई वस्तु की किसी की पैकिंग करनी है, अगर मान लीजिए पानी की टंकी है उसका निर्माण हो रहा है, सजावट वगैरह का अगर काम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी जैसे मान लीजिए आपके दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे काम पड़ते हैं या समस्याएं आती हैं जिसका समाधान ढूंढने के लिए जो है या हल ढूंढने के लिए जो है जो हम ये पढ़ रहे हैं घनमूल ना, घन और क्यूब रूट जो है वो दोनों का उपयोग होता है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल जैसे आप देखो, मान लो ए बेटा क्यों बात कर रही हो, प्रॉब्लम है, क्यों बात कर रही हो। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन जैसे अब हम कुछ देखते हैं जिससे हमको कैसे मतलब हम उसका उपयोग कर सकते हैं घनमूल का। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद इसको पिघला करके दूसरी जो है ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। बताइए इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी है। तो यहाँ पर एक सिल्ली जो है मान लो जो जिसकी नाप अलग है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, ठीक है, और उसको गला दिया गया है और एक ठोस जो है घन के आकार की, यानी जैसे जो आपको पता घन का आकार पता हो गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं और डिब्बे के जैसी आकृति होती है, तो वो आपका क्या हो गया घन। तो उसके जैसे अगर मान लीजिए बनानी है तो उसमें भुजा हमारी कितने सेंटीमीटर की आएगी, कितनी आएगी, ठीक है, तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम जो हमारे पास फार्मूला है घनमूल का उसका उपयोग करते हुए हमें पता चल जाएगा और उतना जो है हम नाप करते हुए बनाएंगे। ऐसे अंदाज़ा लगा के तो बना नहीं सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई फल बेच रहा है, ठीक है, और वो जो आपका बॉक्स फल की पेटी होती है ना, मान लीजिए घन के आकार की है ना, क्यूब के आकार की है, तो इस प्रकार से सेब की पैकिंग कराता है। एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियाँ तथा सेबों की उतनी ही तहें रखी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पेटी में टोटल जो है आपने एक लाइन काउंट की, उससे पता चल जाएगा कि भाई इतनी रो है और इतने कालम है और इसकी ऊंचाई में भी इतने जो है सेब रखे हुए हैं, टोटल कितने सेब होंगे। एक सेब अलग से गिनने की ज़रूरत नहीं, उसको हम इसके ये फार्मूले के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टोटल सेबों की संख्या पता है, तो इन सब कई ऐसी जो है चीज़ें हैं जिसमें हम इन फार्मूलों का यूज़ करके बिना उतनी मेहनत किए बिना उतना गिने, मान लो इस कमरे के बराबर, मान लो ये अभी आपको दिख रहा है ये कमरा तो आयताकार है, लेकिन मान लीजिए यही कमरा पूरा घन के आकार का होता, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर होती और उसमें ढेर सारी छोटी छोटी बॉलें भर दी गई हैं, उसको गिनने में बहुत टाइम लगता, 1 2 ऐसे गिनेंगे मान लो पूरा कमरा भरा हुआ है किन्हीं गेंदों से या किसी सामान से या किसी पेटी से, तो उसको गिनने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आप बहुत जो है कुछ मिनटों में ही उसके कैलकुलेशन को बता सकते हैं, इसमें टोटल इतने जो है पेटियाँ हैं, टोटल इसमें इतना सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। यहाँ पर देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको एक संख्या इसमें बताई गई है जिसे कहते हैं हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। तो जो रामानुजन जो है एक वैज्ञानिक हैं, तो एक प्रोफेसर थे डॉक्टर जो है GS हार्डी जो थे, वो रामानुजन जब हॉस्पिटल में एडमिट थे बीमारी के इलाज के लिए, तो वो ये प्रोफेसर जो है वो अपने दोस्त रामानुजन से मिलने गए जो हार्डी जी थे, ठीक है। एक हार्डी जी उनका जो प्रोफेसर थे उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उनके एक फ्रेंड थे वो उनसे रामानुजन से मिलने गए हॉस्पिटल में। इसके बाद जब वो पहुँचे तो वो बोलते हैं कि मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उसका नंबर जो था वो बहुत ही बेकार था, शुभ संख्या नहीं है और बेकार नंबर था। तो उन्होंने बोला कि उसका नंबर जो क्या था, रामानुजन ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उसका नंबर था 1729, ठीक है। अब जब जैसे ही रामानुजन ने ये संख्या सुनी तो उन्होंने तुरंत बोला कि यह ऐसा नहीं है कि शुभ संख्या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। और उन्होंने बोला क्यों, उसमें क्या इंटरेस्ट है, 1729 जो अजीब सी संख्या है, शुभ संख्या नहीं है, ऐसे करके वो सोच रहे थे जो उनके साथ उनसे मिलने के लिए आए थे प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग नंबर है, और उन्होंने बताया कि
कि ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योगफल के रूप में जो है वो दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? दो प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मान लीजिए दिया 1729, ठीक है। कैलकुलेशन सही नहीं है इसका, तो 1729 जो ये संख्या है इसको दो प्रकार से जो है लिखा जा सकता है। और सबसे छोटी संख्या है, केवल यही एक ऐसी संख्या है जिसको दो प्रकार से घनों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1729 जो आपकी ये संख्या दी गई है, इसको 1728 + 1 लिख सकते हैं, जो कि किसका स्क्वायर है? ये है आपका 12 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। और इसी तरह 1729 जो संख्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं + 729 लिख सकते हैं। और 1000 किसका क्यूब है? क्यूब के रूप में है, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा। 1 को 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, 12 का क्यूब, ये पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। और 729 किसका क्यूब है? याद किया था आप लोगों ने, बताइए किसका क्यूब है? 9 का। ये हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह एक वैसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको दो प्रकार से जो है वो घनों के रूप में, घनों की योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। और इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये जो संख्या जो थी, इसकी विशेषता के कारण जो है वो इसको नाम दे दिया गया हार्डी-रामानुजन संख्या, ठीक है। इस संख्या को क्या कहा जाता है? हार्डी-रामानुजन वैज्ञानिक है। हाँ सही है संख्या। अगर कोई पूछे ये हार्डी-रामानुजन संख्या क्या है तो 1700, ठीक है। ये जो है ये संख्या है। और यहाँ पर देखो, और इसकी बारे में जो ये सब इन्होंने बता दिया था, ये जब वो मैट्रिक मतलब हाई स्कूल में थे, मतलब 10th क्लास में थे, तभी उन्होंने इसको सोच लिया था, इसका कैलकुलेशन कर लिया था और इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हार्डी-रामानुजन संख्या, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब यहाँ पर इसके जो 3D प्रश्नावली है, अब 3D जो प्रश्नावली है आपकी, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आप देख रहे होंगे, सारे प्रश्न जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं सारे जो हैं वो कैसे हैं? हाँ, थ्योरी वाले हैं, व्यवहारिक प्रश्न हैं। व्यवहारिक प्रश्न मतलब थ्योरी वाले प्रश्न हैं। आपको दिख रहा होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। और यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल बता दिया गया है कि 1728 सेब रखे हैं, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए एक पेटी है, बॉक्स समझ रहे हो, ठीक है। उसके अंदर जो है सेब को रखे गए हैं, है ना। अब प्रत्येक तय, अब एक परत होगी, एक परत में मतलब कि एक पूरी जो है यहाँ आयत के रूप में समझ लो, ये आयत के रूप में पूरी एक परत बिछा दी गई होगी। ये भी थोड़ा सही नहीं बन रहा है, कैलकुलेशन सही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे एक परत के रूप में यहाँ पे जो है सेब बिछाए गए होंगे ना, तो उसमें ये एक परत हो गई, ठीक है। फिर इसी के ऊपर बनाई जाएगी दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर तरह करते करते पूरी पेटी जो है भरी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि तहों की कुल संख्या कितनी तय है, पंक्तियों की संख्या के समान है। यदि जितनी पंक्ति बनी गई है, एक पंक्ति 2 3 4 जितनी पंक्ति बनी उतनी ही तय है, एक तय, 2 तय, 3 तय, 4 तय, इस तरीके से सब चीज़ें क्या है आपस में बराबर हैं, ठीक है। और पेटी में कुल सेबों की संख्या कितना है, यहाँ पर इसको जब हल करेंगे दिया है पेटी में क्या, ये बिल्कुल पेन कहीं का कहीं चल रहा है। पेटी में कुल तहों की संख्या, पेटी कुल सेब रखे गए हैं, पेटी में कुल सेबों की संख्या, कुल सेब की
सही करवाया करो। ये ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ लिख रहे हैं कहीं और जा रहा है, कुछ का कुछ लिख रहा है, तो एक बार दीदी को बुला कर सही करवा दिया करो। प्रत्येक पंक्ति में सेवों की संख्या, सेवों की संख्या। अब कैसे होगी ये संख्या, कैसे हम याद कर सकते हैं? जब हम इस जो दी गई संख्या है उसका हम क्यूब रूट निकाल लें 1728। अब यहाँ पर 1728 का जो है क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 1728 का पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड याद करेंगे ना। 3 पे देखो सीधी लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ टेढ़ी खींच रही है। किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 3 4, फिर 2 से जाएगा, 2 3 4, 2 और फिर 2 2 छक्का 12, फिर इससे जाएगा 2 से 2 0 2 8 16, फिर इसके बाद 2 से जाएगा 2 5 16, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 2 3 4, 2 7 14, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 5 9 और 3 1 30। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको? जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है आपको लिखना है 1728 को। फिर इसके बाद क्या करना है? अब यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है। ये बराबर आ जाएगा क्यूब रूट का चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद 3 3 का आपको क्या बनाना है? पेयर नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, बस 3 3 का समूह बनाना है, ट्रिप बनाना है। तो यहाँ पर जो है ये 1 2 3 जो हमारे पास में आए हैं, और जो पहला आया है वो 2 का आया है, दूसरा क्या आया है 2 का आया है, तीसरा क्या आया है 3 का आया है। चिन्ह हटेगा, ध्यान दीजिएगा। और सीधे जो है जो आपके ट्रिप बने हैं उसमें से वो अंक जो है उतर के आ जाएगा। तो 2 2 4 4 के 12। तो यहाँ प्रत्येक पंक्ति में सेवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रत्येक पंक्ति, एक पंक्ति की बात हो रही है, एक पंक्ति में कितने सेव रखे गए हैं? 12। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर एक पंक्ति में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें पूछा है प्रश्न में कि प्रत्येक तह में कितने सेव रखे? तह का मतलब होता है पूरा भरा है ना। अब हमें इसको ये पता है कि पंक्ति और जो है यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी 12 सेव रखे गए हैं और यहाँ पे भी 12 है, यानी यहाँ से लाइन भी 12 है और यहाँ पे काउंटिंग भी 12 है और पूरी तरह भरी है। यानी 12 यहाँ पे है, फिर दूसरे वाले में भी 12, फिर तीसरे में भी 12, फिर चौथे में भी 12, फिर चौथे में भी 12। इस तरीके से टोटल कितने रखे गए होंगे? तो 12 गुणे 12 अगर हम कर दें तो हमें जो है इस पूरी एक तह में कितने सेव रखे गए वो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया सबको? जैसे मान लो आपके पास में ऐसे समझो उसको कि मतलब ये है। अब यहाँ पर 1 सेव 2 सेव 3 4 5 6 7 इस तरह मान लो 12 है। ये कितने हैं? 12। ठीक है, पहली लाइन में। और यहाँ पर लाइनें भी कितनी है? 12। ये भी कितनी है? 12। तो इसमें 12, फिर इस वाले में भी 12 होंगे, फिर इसमें भी 12, 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 12 तक क्या होंगे? 12। यानी कुल मिला के कैसे निकालेंगे हम? 12 गुणे 12 कर देंगे तो एक पूरी तह कैसे होगी? ये जो पूरी एक लेयर बिछाई गई है उसमें सेवों की संख्या जो है आपकी ज्ञात हो जाएगी। वो कैसे? 12 गुणे 12 करने से। तो यहाँ पर आप इसके आगे लिखिएगा कि प्रत्येक तह में सेवों की संख्या, सेवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12। 12 गुणे 12 क्या आ जाएगा आपका? 144। तो यहाँ पर आप उत्तर फिर इसके बाद अलग से लिख दीजिएगा। उसमें क्या गया है कि प्रत्येक तह में 144 सेव होंगे। यहाँ पे 144 लिखा है ना, सेव। ये जो है आपका उत्तर अलग से हो जाएगा। नोट कर लीजिए। लिख लिया सबने? लिखो लिखो लिखो। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, एक पेटी में 216 आम खंड के रूप में सजाकर रखे गए हैं। यहाँ जैसे सेव था वही उसी तरीके से क्या है, एक पेटी में आम रखे गए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो यहाँ पर जो है कितनी तहें हैं ये आपको ज्ञात करना है, तो उसका मतलब है इसका क्यूब रूट ज्ञात कर लेंगे तो आपको तहों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये आपका होमवर्क हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा जो है वो तीसरे में भी तीसरा क्वेश्चन सेम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। कुल डिब्बों की संख्या दी गई है और एक संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे, तो तह जो है आपको बताना है कि एक तह में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो ये आपको बताना होगा। यहाँ पर जो है जो भी संख्या आएगी आपकी, ठीक है, उसका 2 बार आपस में गुणा कर देंगे तो डिब्बों की संख्या एक तह में आ जाएगी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही तीसरा क्वेश्चन है। 4, 5, 6 अब कल पढ़ेंगे। हाँ, तो एक ही जैसे ना, तो यहाँ पर 4, 5, 6 जो है वो हम कल करेंगे और पहला किया है, दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क है। ठीक है।